और आप इसमें बेटा चैप्टर का नाम डाल दो पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और टॉपिक में आप क्या लिख दो, आप लिख दो रिवीजन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो बताओ, ये तो नोट करने का कोई मतलब भी नहीं है। चलो इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और बेटा आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? लोड हो रहा है सर। नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? यस सर। अब हो रही नहीं हो रही है ना? है सर, हो रही। ठीक है। अब बताओ क्या सबको शेयर हो रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या बेटा? Yes, sir. चलिए ठीक है। यस सर। अच्छा पहले तो आप लोग मेरी एक बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि एक सेकंड रुकना यार, कहाँ गया भाई, टूल बार कहाँ चला गया? अच्छा ओके, हम लोग उसमें तो है नहीं, हाँ ठीक है। ये पेन चलेगा? अच्छा पेन चल सकता है, ड्रॉ करेंगे तो, हाँ ठीक है। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, अभी आपका एग्जाम आने वाला है 17 को ही तो है, Yes, sir. यस सर। 17 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास जून पूरा पड़ा हुआ है, अगर देखा जाए, ठीक है। अभी आपके पास पूरा जून है, और मान के चलो 15 डेज आपके पास अभी बेटा जुलाई में भी है, ठीक है। इन 15 को तो आप हटा ही दो इन्हें आप काउंट मत करो, क्योंकि इन 15 डेज में आपको सिर्फ क्या करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि पीवाईक्यू करना, और कुछ भी आपको करना ही नहीं है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप उन 15 दिन में उन्हें छुएंगे भी नहीं, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको 15 दिन जो लास्ट के मिलेंगे जुलाई के, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज से रिवीजन करना है। रिवीजन इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, पी ब्लॉक उठाया, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप पी ब्लॉक को एक बार रिवाइज करेंगे और बस उसके क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी से, और कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई ऐसा चैप्टर आपका रह भी गया, कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ पाया, ठीक है, मान लो कि आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा, तो अब आप इन 15 दिन में उसे टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट के जो 15 डेज है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के साथ आपको रिवीजन करना है, दैट्स इट, बात खत्म, और कुछ आपको करना ही नहीं है। अब बचा बेटा ये जून का टाइम, ठीक है। तो जून में भी आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसा चैप्टर है जो छोटा है, मुझे पढ़ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आपने पढ़ रखा, बस आपको एक बार रिवीजन की जरूरत है, तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप कर लो उसे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एक चैप्टर का रिवीजन करना चाहिए, तो आप जून जून में कर लो, और जून में भी मुझे ऐसा लगता है कि 20 जून तक आपको निपटा देना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा चैप्टर लग रहा है कि आपको पढ़ना है एक बार फिर से, या फिर उसे एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करना है, मुझे ऐसा लगता है 20 जून तक आपको उसे खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ की। अब तो एक चीज और समझ लो बेटा, चैप्टर का मैं आपको एक थोड़ा सा वो बताता हूँ कि आपको कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है। देखो अब आप आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा चैप्टर रह गया होगा कि आपने जो पढ़ा नहीं है, अगर रह भी गया होगा तो वो मैम आपको करा रही होगी। कोई चैप्टर रह गया क्या बेटा अभी होने को? D and F blocks. डी एंड एफ ब्लॉक अगर रह गया तो फिर आपने कोऑर्डिनेशन कैसे पढ़ा बेटा? कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया आपने? Yes, sir. यस सर। कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया तो फिर डी एंड एफ मतलब कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। तो आपने डी Board ब्लॉक में आई थिंक 12th वगैरह में पढ़ रखा होगा अपना। Yes, board sir. में हो रहा है। हाँ वही तो, क्योंकि डी ब्लॉक अगर नहीं आता होगा तो कोऑर्डिनेशन आप कैसे करोगे? चलो खैर वो एक बात की बात है। और डी ब्लॉक हम आपको बता दें, अब जैसे देखो एक बच्चे ने बोला कि डी एंड एफ हमें अभी नहीं हुआ है, तो आप पता क्या कर सकते हो, डी एंड एफ में आता क्या है वो हम आपको बता दें। एक तो K2Cr2O7 इस कंपाउंड को कंप्लीट पूरा पढ़ लें, दूसरा आप पढ़ लें KMnO4 को पूरा, ठीक है, इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही, और तीसरा आपको क्या करना है, एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पढ़ लो, बस इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है
उसे पढ़ लो, KMnO4 को पढ़ लो, एक दो एक्स्ट्रा कंपाउंड है वो भी पढ़ लो अगर कर सकते हो। और F ब्लॉक में तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लो सब, मतलब लेंथेनॉइड का और एक्टिनॉइड का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, पूरे 4 नंबर। डी ब्लॉक से बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं DNF से, मतलब 8 नंबर का है ये, जैसे आप छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना, लेकिन हमने जो टॉपिक बताया उसे आप पढ़ सकते हो। अब हम तो एक बार बताते हैं, जैसे मान लो आपको पता बेटा आपके पास इनऑर्गेनिक भी है, आपके पास ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी और आपके पास फिजिकल भी है, ठीक है। तो एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप उठा के देखो तो आपको इनऑर्गेनिक के मिलेंगे, लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक में आप क्या सकते हो, पहला चैप्टर, अगर हम देखो हम तुम्हें जो चैप्टर बता रहे हैं वो तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है, ये नहीं कि उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, पी ब्लॉक जो तुम्हारा है, पी ब्लॉक कौन सा, 11th का और 12th का, यानी कि 13 ग्रुप से लेके 18 तक का, सबसे पहले इसे खत्म कर दो, बढ़िया वेटेज इसकी, ठीक है। दूसरा कुछ पढ़ोगे अगर तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग, या पहला केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग जो है पता कितने नंबर की आ रही है, गेस करो केमिकल बॉन्डिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे, 4 से 5। 5 क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स बेटा, 20 नंबर की केमिकल बॉन्डिंग आ रही है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान चैप्टर है, तो केमिकल बॉन्डिंग को आप सबसे पहले कर लो, सबसे पहले इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग कर लो, देन उसके बाद पी ब्लॉक कर लो, 11th का 12th का दोनों का, उसके बाद आप थर्ड पे आ जाओ। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग को ये निपटा लिया, उसके बाद आप क्या करो, DNF कर लो, DNF के बाद आप क्या करो, कोऑर्डिनेशन कर लो। अगर आपने बेटा इतना कर लिया तो आपने पूरी और इनऑर्गेनिक निपटा दी, मतलब इनऑर्गेनिक में अगर आपने इन चैप्टर्स को बिल्कुल 100% तैयार कर लिया तो आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत नहीं हुए, ध्यान रखना, समझे। ऐसे अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको पता है बेटा जीओसी या फिर हाइड्रोकार्बन बोल दो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोकार्बन से, सबसे ज्यादा, ठीक है। SN1 SN2 ये सब इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ले लो, उसमें आपके इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, और वो जो आपने प्रोजेक्शन पढ़े, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी कम से कम 20 नंबर का ही आता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बाद आप क्या कर सकते हो, हेलो एल्केन हेलोइरिन उठा सकते हो, हेलो एल्केन हेलोइरिन उठा सकते हो, या फिर हेलो एल्केन हेलोइरिन से भी पहले जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल वाला समझते हो कौन सा, एल्कोहल ईथर फिनॉल वाला, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उससे बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा है, टेस्ट नहीं होता जैसे लाइक विक्टर मेयर टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब चीजें जो होती हैं। तो कार्बोनिल वाला जो चैप्टर है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन फिनॉल वाला, उसे बेटा सबसे पहले करना, हाइड्रोकार्बन, देन उसके बाद कार्बोनिल वाला, फिर अपने पास हेलो एल्केन हेलोइरिन, फिर जो बचे हुए उन्हें कर लो, ठीक है। ऐसे फिजिकल में क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करो, देन उसके बाद क्या करोगे, तुम इलेक्ट्रो करो, केमिकल काइनेटिक करो, इन चैप्टर को पहले पढ़ो क्योंकि इनकी वेटेज बहुत बहुत ज्यादा है, समझे। तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होगा कि तुम्हें केमिस्ट्री में बेटा लगेगा कि हाँ स्कोरिंग है, और एक्चुअल बेटा है भी ऐसा, क्योंकि तुम सोचो तुम पेपर देने जा रहे हो बायो के दम पे, ठीक है, तुम्हारे माइंड में ये है कि हाँ मेरी बायो इतनी तैयार है, और बायो का भाई ऑब्वियस सी बात है उसका परसेंटेज भी ज्यादा पेपर में आनेगा, पर माइंड में ये चल रहा है कि बायो इतनी हम तैयार करके जा रहे हैं, तो अगर मान लो बायो बेटा टफ आ गई, अगर बायो टफ आ गई तो तुम्हें अगर कोई बचा सकता तो केमिस्ट्री ही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगी, केमिस्ट्री स्कोरिंग है, ध्यान रखना। वेटेज के साथ सबसे पहले काम कर लो, नेट से वेटेज निकाल लो, जो हमने तुम्हें चैप्टर बताया था ये वेटेज वाइज ही है, ठीक है। और नहीं तो हमने ग्रुप पे भी बेटा आपके कल ही शेयर करें, मतलब अपने वाले पे, तो आप तक शायद पहुंच गए हो, आई डोंट नो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं भी पहुंचे तो आप नेट से निकाल सकते हो, वेटेज के हिसाब से पहले पढ़ लो, जिनकी वेटेज ज्यादा पहले उन्हें कर लो। खैर, तो अब आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि भैया जो 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, पी में आता है। दूसरी बात, इन्हीं को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और इन्हीं को बेटा हम लोग नाइकोजेंस बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, नाइकोजेंस। नाइकोजेंस का मतलब होता है सफोकेशन, मतलब दीज एलिमेंट्स आर सफोकेटिंग एलिमेंट। जितने भी तुम्हारे पी ब्लॉक के मतलब 15th ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सबके सब कैसे सफोकेटिंग एलिमेंट है, नाइकोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, तो अपने पास पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, पता ही है, इसीलिए बेटा स्टार्टिंग के जो दो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये कैसे आपके नॉन मेटल है, ठीक है। फिर आपका जो आर्सेनिक और एंटीमनी, ये कैसा है आपका, ये आपके मेटलॉइड है। और जो बिस्मथ है इकलौता वही मेटल है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ एक मेटल है विच इज बिस्मथ। बात समझ आ गई। अच्छा दूसरी बात, पूरी फैमिली में जो नाइट्रोजन है बेटा वो एक डायटोमिक गैस है, जबकि जितने भी बचे हुए मॉलिक्यूल है वो आपके टेट्राएटॉमिक सॉलिड है। ये बात आपको पता ही होगी, है ना, कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एक डायटोमिक गैस है। वेयर एज अगर आपको ये देखना हो तो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो जो नाइट्रोजन है वो क्या है हमारे पास, एक डायटोमिक गैस है, वेयर एज बाकी के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स है वो टेट्राएटॉमिक सॉलिड है, ये भी आपको बात पता है, ठीक है। स्टार्टिंग के दोनों कैसे, नॉन मेटल, और आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे है, मेटलॉइड है। बिस्मथ क्या है, मेटल, यानी कि 15 ग्रुप में सिर्फ एक ही मेटल है जो है बिस्मथ। अच्छा दूसरी बात, इधर देखेंगे अगर आप तो आपको लिखा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है कि 15th ग्रुप का जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, वह NS2 NP3, और अगर बेटा p में 3 आप भरोगे, ठीक है, p में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं बेटा? सर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है 6, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसा हो गया, फुल फिल्ड हो गया। तो हमें पता है कोई भी एलिमेंट अगर अपने फुल फिल्ड की फॉर्म में है या फिर हाफ फिल्ड की फॉर्म में, तो उसे हम लोग मोस्ट स्टेबल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है अगर हम हुंड रूल को फॉलो करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो भरेंगे बेटा, बताना जरा, क्या 3 इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे ही भरेंगे? ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा भर दोगे कि 2 एक में डाल दिए और एक इसमें डाल दिया, ऐसा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें हुंड का रूल फॉलो करना है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे, तो कैसा है, हाफ फिल्ड है, इस वजह से ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करोगे, तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2s2 2p3, 2s2 2p3, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2s2 2p4, 2s2 2p4। ठीक है, तो बताइए बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कि ऑक्सीजन की? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए जरा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ये तो फॉर्मूला होता है। यस Yes. ठीक है, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताते हैं, कभी भी अगर आपको बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी हो, किसमें, पेरियोड में, ठीक है, ग्रुप में तो ऑब्वियसली बात है चल जाता, पेरियोड में कभी भी अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो देखो बेटा, क्योंकि इसके पी में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पी में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली बात है ये हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्लीट फील्ड है तो लेस स्टेबल होगा। इनफैक्ट ऑक्सीजन तो चाहेगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, क्योंकि निकलेगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो पहली तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन की ज्यादा है। आप बताओ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड सर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। क्यों होगी? क्योंकि बेटा सेकंड का मतलब ये है जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो अब नाइट्रोजन के पास पी में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, और अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो इसके पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर। समझो मेरी बात। अब जरा देखो, अब ऑक्सीजन कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और नाइट्रोजन कैसा हो गया, इनकम्प्लीट फिल्ड, तो अब स्टेबल कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना IE1 जो है वो तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, बट जो IE2 होता है वो किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी आप निकालना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, बस 1 मिनट देना, नहीं तो नोट्स सारे खराब हो जाएंगे। आपके पास बेटा नोट्स तो होंगे भी ब्लॉक के ना? Yes, sir. ठीक है, और अगर नहीं भी है तो यही नोट्स जो है वो अपलोड है, ठीक है, आपकी ड्राइव में, वहां से आप चाहो तो उसे उठा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलो, तो हमें पता चल गया कि एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये तो क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। अब बात आती है कि पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स कौन सा है नाइट्रोजन का जो पाया गया, तो ध्यान रखना RuNH3 का होल 5 N2 2+, इसका बेटा आईयूपैक नेम बताइए जरा। किसी को इसका आईयूपैक नेम पता है क्या? आप लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके बेटा, कामना दिशा, हाँ बताओ बेटा, क्या बता रहा हो, पेंटा है। स्पेलिंग बोलो बेटा, पेंटा, देन आगे अमीन। स्पेलिंग बोलिए। Sir, ए AMMINE. AMMINE, इसीलिए पूछे थे, ध्यान रखना जो आप चैप्टर पढ़ते हो उसकी स्पेलिंग एमाइन की ये है, लेकिन जब आप एमाइन को आयु पैक में लिखोगे तो AMMINE होगा, ये ध्यान रखना जब भी आप आयु पैक में लिखोगे एमाइन को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तभी हम स्पेलिंग पूछ रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती, हम बस जानना चाह रहे थे कि तुमको पता है कि नहीं आती। तो पेंटाएमाइन, आगे बताओ, पेंटाएमाइन आगे बेटा, N2 को क्या लिखेंगे, नाइट्रो डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, और Ru क्या है, रुथेनियम, इधर लिखना। ठीक है, Ru क्या अपने पास, रुथेनियम, और 2+ का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो उसे रोमन नंबर में ऐसे लिख देंगे। अच्छा देखो बेटा, क्योंकि NH3 तुम्हारा न्यूट्रल होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0, और N2 तुम्हारा न्यूट्रल होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो आईयूपैक आपने पढ़ी रखे हैं, बट हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर रिवीजन हो रहा है तो उसमें तो ठीक है। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स था किसका, नाइट्रोजन का, वो कौन सा था बेटा, RuNH3 का होल 5 N2 2+। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो क्या ये सेम है या ये डिफरेंट है? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंट। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या है बेटा, बता सकते हो क्या? सर जो कॉम्प्लेक्स होता है सर उसमें सर मतलब 3 या 4 इतने एलिमेंट्स मतलब कंबाइंड हो सकते हैं इकट्ठे कंपाउंड में हाँ, या सिमिलर टाइप। नहीं लेकिन एक बार बताओ बेटा, जैसे कि तुमने बोला कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स में 3-4 एलिमेंट साथ में कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड में नहीं हो सकते। लेकिन एक बार बताइए, आपने फॉर्मूला सुना है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 20 कितना होता है, 24H2O, 24H2O। ये क्या है, ये फिट करी है, ठीक है। तो हाँ, डबल साल्ट है। क्या करो बेटा, डबल 7H2 साल्ट होता है ना जो, डबल साल्ट है। हाँ डबल सॉल्ट है। अच्छा आप ये बोल रहे हो 24H2 ही होता है, हाँ सही कह रहे हो यार, हम क्या 7 बोल रहे हो आप यहाँ पे। अच्छा देखो 27H2 24H2 डबल सॉल्ट है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। सॉल्ट तो अलग चीज होगी, उसे हटाओ। ये कॉम्प्लेक्स में आएगा कि कंपाउंड में आएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं। कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा कंपाउंड? कंपाउंड। सर कंपाउंड। बेटा ये कंपाउंड में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, जबकि इसमें देखो कितने सारे एलिमेंट्स आपस में साथ में मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको कैसे पता करना है कॉम्प्लेक्स क्या होगा कंपाउंड क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई भी एलिमेंट जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने ही बॉन्ड बना रहा है, या फिर कहते तो जितनी उसकी वैलेंसी है उतने बॉन्ड बना रहा है। जैसे नाइट्रोजन वैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जब तक ये 3 बॉन्ड बनाएगा तब तक इसे आप कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो अगर आपने इसे एसिडिक मीडियम दिखाया तो ये क्या करेगा, इससे इस पे अटैक करेगा और बनाएगा क्या, NH4 पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया बेटा, कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड मतलब या फिर मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर रहा है, कोवैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, तो उसे हम लोग बेटा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या फिर आप सीधे ये भी बोल सकते थे कि अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जनरली उन्हें हम लोग कैसा बोलेंगे कि हम ये वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा अगर लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और नहीं तो आप ये याद कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट अपनी अगर वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। यार मेरी आप लोगों के साथ कभी क्लास हुई है क्या? यस सर हुई है सर ये पहले। स्टार्टिंग में हुई थी शायद ना एक बार। यस पी सर। ब्लॉक सर आपने बढ़ाया है। पी ब्लॉक पढ़ाया था मैंने, अच्छा सर पी ब्लॉक पूरा पढ़ाया था हमने आपको? +1 वाला सर अच्छा हो सकता है, 13 और 14 क्योंकि में। मेरे पास उसके बाद जेई वाली क्लासेस आ गई और एक नीट की आ गई, तो मेरी क्लास आपके साथ लग नहीं पाया उसके बाद। चलो फिलहाल अब एक चीज देखो बेटा, हमसे पूछा था कि जो N2 है वो एयर में कितने परसेंट। अच्छा एक बार बताओ बेटा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखना, देखो बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने, क्योंकि आपको पता है बेटा अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो आपको पता है अर्थ से आप 11 बिल्कुल सही ध्रुव, आप अर्थ से 11 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो बस अपना एटमॉस्फेयर यहीं तक है, ठीक है। 11 अर्थ की सरफेस से 11 किलोमीटर अगर आप सीधे चले जाओ ऊपर तो अपना एटमॉस्फेयर बस यहीं पे आके खत्म हो जाता है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर 78% अपने पास क्या होती है बेटा, N2 होती है, ठीक है। 21% अपने पास ऑक्सीजन होती है, 1% में बाकी की बची हुई इनर्ट गैसेस होती है, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद लिथोस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, मतलब जिस जमीन पे आप रह रहे हो। देन उसके बाद हाइड्रोस्फेयर यानी कि जो पानी है वो उसका तो एक मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ध्यान रखना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ कौन सा है, ऑक्सीजन। और अगर एटमॉस्फेयर में पूछा जाए तो नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा है, N2 जो है वो एयर में 78% पाई जाती है और N2 जो है वो इनर्ट गैस की तरह वर्क करती है। अब मुझे कोई बताया बेटा इनर्ट गैसेस क्या होती है, सर जो रिएक्ट नहीं करता। कौन सी होती है इनर्ट गैसेस? सर ग्रुप नंबर 80। 18, ठीक है। तो क्या ग्रुप नंबर 18 की गैसेस को ही हम लोग बेटा इनर्ट गैसेस बोलते हैं? हीलियम, यस। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यही तो इनर्ट गैसेस हैं। यस। गलत बेटा, ये इनर्ट गैसेस नहीं है, ध्यान रखना। इनर्ट गैसेस जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग की 3 ही हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन। आप लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग, तो आपने बेटा एक्सी F6 नहीं सुना है क्या? यस सर। और आपने XeO F2 सुना है कि नहीं सुना, बताओ। यस सर।
तो अगर आपने बेटा सुना है दैट मीन इनके कंपाउंड तो पाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं क्रिप्टॉन और जिनॉन जो है इनके कंपाउंड्स नेचर में पाए गए, समझे। और जब इनके कंपाउंड्स पाए गए तो फिर इनर्ट का आएगा। इनर्ट वर्ड का मतलब है जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, बट क्योंकि इनके ये कंपाउंड्स पाए गए तो इसलिए इन्हें इनर्ट नहीं बोलते हैं। ये सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, ये सारी की सारी क्या नोबल गैसेज, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं नोबल गैसेज बोलते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए इनर्ट गैसेज कौन सी, तो स्टार्टिंग की 3 गैसेज को ही सिर्फ इनर्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हीलियम, नियॉन और आर्गन का कोई भी कंपाउंड नहीं पाया गया आज तक, तो इसलिए हीलियम, नियॉन और आर्गन को ही सिर्फ इनर्ट बोलते हैं। आपसे पूछा जाए नोबल गैसेस कौन सी, तो सारी गैसेस को नोबल गैसेस बोलते हैं। और डाउन तो अपने रेडियो एक्टिव, तो उससे बात करूंगा, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, आपने इनर्ट मेटल के बारे में कभी सुना बेटा? इनर्ट मेटल कौन सा होता है बेटा, बताना। पेपर देने जा रहा हूँ, 17 तारीख को पेपर है, बदतमीजी नहीं करो, बहुत मारेंगे। बताओ जल्दी से। जो सर देखो आपने बेटा एक बार बताओ, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सुना है? यस सर। सुना है ना? तो और आपको ये भी पता है कि हम लोग ज्वेलरी इन्हीं की पहनते हैं, प्लेटिनम की पहनेंगे या गोल्ड की पहनेंगे, या हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर की पहनेंगे ज्वेलरी, इन्हीं की तो पहनते हो, बताओ। Yes. Yes, द sir. पॉइंट इज कि इन्हीं की क्यों पहन रहे हैं हम लोग, आयरन की क्यों नहीं चेन पहन के घूम रहे हैं, कि आज कोई पहन के आया कि आज तेरा भाई भाई चेन खरीद के लाया लोहे की, नहीं पहनते हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस पे भैया रस्टिंग हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, हम ये क्यों पहनेंगे। लेकिन तुम प्लेटिनम की ज्वेलरी पहन लो, गोल्ड की पहन लो, सिल्वर की पहन लो, कभी खराब नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इनर्ट मेटल बोले जाते हैं। इनर्ट मेटल बोले जाते हैं, इसीलिए तो बेटा हम लोग इनकी ज्वेलरी पहनते हैं, और इसीलिए तो ये इतने महंगे हैं। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर क्यों महंगा है? क्योंकि इनर्ट मेटल है, ये किसी से रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर तुमने कभी सोना खरीदा, जैसे हम लोगों की जो मम्मी मम्मी की जो मम्मी, या फिर कहते दादी, उनकी दादी, इतना पुराना सोना भी अगर आपके घर में रखा है, किसके घर में कितना किलो है बताओ, इनकम टैक्स की रेट पड़वाओ। देखो, तो आप लोगों के घर में अगर कोई बहुत पुराना बेटा सोना भी रखा है तो वो ब्लैक नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो प्योर गोल्ड है। और प्योर गोल्ड कैसा होता है? इनर्ट होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, इनर्ट वर्ड का मतलब है जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो जो आपकी N2 है वो एटमॉस्फेयर में एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है, और तभी यही रीजन है कि हम लोग N2 को इनहेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। बात समझ में आई? क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस, रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी बात आपसे बेटा पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N4 की फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, जबकि बचे हुए जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, देखो P4, AsF4, SbF4, BiF4, ये सबके सब सॉलिड है, और ये टेट्राएटॉमिक सॉलिड है। तो N क्यों 2 की फॉर्म में रहता है, N क्यों नहीं टेट्राएटॉमिक सॉलिड बनाता? उसका रीजन क्या है? रीजन बेटा ये है कि नाइट्रोजन बहुत ही छोटा एलिमेंट है, और छोटा एलिमेंट होने के साथ इसके पास भैया लोन पेयर भी है। तो जब इतनी छोटी रिंग आप बनाओगे तो उसमें होगा क्या, इन एंगल के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पैदा हो जाएगा। इस वजह से कभी नाइट्रोजन N4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई? क्योंकि इसका साइज क्या बहुत ही छोटा है, और इनके बीच में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो। चलो इतनी बात क्लियर है, आगे आ जाओ। ये पेज तो एक बार फिर से रिपीट होगी, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इन्हें जल्दी से खत्म करेंगे। N2 लिखा हुआ 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एज N2 की फॉर्म में, हमें पता है ये डायटोमिक गैस है। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो चाइल्ड सॉल्पेट्रे और इंडियन सॉल्पेट्रे की फॉर्म में पाया जाता है, जिसे आप इनका जो हम लोग केमिकल नेम लेते हैं क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो अर्थ की सरफेस पे पाया जाता है, या फिर कहते हैं अर्थ की सरफेस के नीचे जमीन में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही है, ये वाला ट्रेंड रहेगा। अगर आपको ये वाले नोट्स अच्छे लगे तो आप वहां से टाइप से करके कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें क्या थ्योरी फालतू की नहीं लिखी, हमने ऐसे नोट्स बना रखे हैं, आप पढ़ो और आपके क्वेश्चन लगे। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बेटा जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हुआ करे तो पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि इससे क्या पता चला, साइज जिसका ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज तो बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगी, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, SO1। ठीक है, चलो ये आपने पढ़ रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आ जाओ मेटालिक कैरेक्टर की, स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बिस्मथ अपने ग्रुप में इकलौता ऐसा मेटल है जो कि इकलौता मेटल है, बाकी सबके क्या है, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। हम बहुत तेज बोल रहे हो अगर तो बता देना, अरे बोलो ना। क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक है, बता देना अगर मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाए, क्योंकि चाह रहे हैं जितना हो जाए टेस्ट उतना कर ही ले, बट ऐसे फायदा भी नहीं है कि पूरा बहुत तेजी में एकदम हटा दें। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो आपको मेटेलिक कैरेक्टर पता ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अच्छा तो यार एक बात समझो, एक होती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों में डिफरेंस क्या बता सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सर वो होता है जैसे हम किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करें उसके बाद जो एनर्जी रिलीज्ड होगी व्हेन ठीक इलेक्ट्रॉन है, इज एडेड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
Sir, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons. देखो बिल्कुल सही। अगर फॉर एग्जांपल बेटा आप HCl का मॉलिक्यूल उठा लो, ठीक है, आप अगर HCl का मॉलिक्यूल उठा तो आपको एक चीज पता है कि जो HCl का मॉलिक्यूल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब आप HCl की स्ट्रक्चर बनाते हो तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया क्लोरीन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखता ही, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो किसी बॉन्ड या फिर शेयर्ड जो बॉन्ड है, शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और अब मान लो जैसे जीनॉन गैस है, तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर तुम इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो क्या ये ऐड करेगा? नहीं करेगा। तुम्हें अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें डालना तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझे? इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे क्लोरीन को तुम इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन देना चाहो ले लेगा आसानी से, क्योंकि उसके ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो ले लेगा। बट जीनॉन ले लेगा क्या? नहीं ले लेगा, समझे? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? अगर आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है। कौन सा ग्रुप याद करा करो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ग्रुप याद करा करो 17। फिर कल बाहर आए एंटी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना रहेगा, ठीक है। अब देखो 15th ग्रुप में अभी तुम्हें कोई भी एक भी तुम्हें डिसऑर्डर दिखा? कहीं भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई तुम्हें डिसऑर्डर नहीं दिखा होगा। तो तुम्हें इसका मतलब अब जो तुम्हें बता रहा है बस तुम्हें उस पर ध्यान देना है। 15 ग्रुप के लिए तुम्हें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट याद करना है, बाकी सारे ट्रेंड सेम है, कुछ किसी में भी कोई चेंज नहीं है। 15 ग्रुप के लिए तुम्हें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखना है। देखो बेटा एक्सपेक्टेशन हमारी ये है, देखो एक बात समझो, अगर आप चीनी का एक छोटा सा ऐसा दाना ले लो और एक चीनी का बड़ा सा बेटा क्रिस्टल ले लो, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आप इन्हें पानी में डाल के उबालोगे तो पहले कौन सा उबल जाएगा? छोटा वाला बड़ा वाला? बड़ा वाला। बड़ा वाला पहले कैसे हो जाएगा बेटा? उसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसे तो टाइम लगेगा। जो छोटा वाला जल्दी घुल जाएगा। अरे यार एक बात बताओ, पानी में अगर घोलोगे तो पिसी शक्कर पहले घुल जाएगी कि बड़े चीनी के बड़े वाले दाने जो वो पहले घुल जाएंगे? छोटे वाले। पीसी वाली शक्कर जो होती है वो जल्दी घुल जाएगी ना। तो कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट किस पे करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। टॉप टू बॉटम जाओगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ये वाला आना चाहिए था कि बिस्मथ जो है सबसे बड़ा एटम अपने ग्रुप में, तो क्या होगा? देर में डिसॉल्व होगा, है ना। बाकी सब क्या हो जाएंगे? जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। होना तो ऐसा चाहिए था, बट ऐसा एक्चुअल में बेटा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर 15 तक एक इफेक्ट वर्क करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जल्दी से बता दें अगर तुम्हें, इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, जैसे NH2 और NP3 ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 13 ग्रुप का। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है कि जो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है S के, इन्हें न्यूक्लियस पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, इन्हें निकलने नहीं देता है। तो द रिलक्टेंस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखना, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं निकल पाते हैं, इन्हीं के बाहर ना निकल पाने को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। बाकी तुमने पढ़ रखा होगा क्या होगा 13 वाले, मतलब 11th में तुमने पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए भैया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए टॉप टू बॉटम जाने पे। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो, ये लिखा हुआ है भाई। देखो नाइट्रोजन फास्फोरस में बड़ा कौन है? फास्फोरस। आर्सेनिक बड़ा है, तो ये तो यहाँ तक ट्रेंड सही रहेगा। एंटीमनी बड़ा है, ट्रेंड सेम रहेगा। लेकिन एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो रिलक्टेंस होता है, उन रिलक्टेंस की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो तुम्हें 15 ग्रुप में अगर कोई भी चीज याद रखनी है, तुम्हें याद क्या रखना है यार? एक सेकंड देना, मेरा मोबाइल लगा दे चार्जिंग, तो बैटरी बिल्कुल नहीं उसमें, बस 1 मिनट दो मुझे। सर रिलक्टेंस का क्या मतलब होता है सर? क्या करो बेटा? सर रिलक्टेंस का क्या मतलब होता है? अभी बताते हैं, समझा देते हैं। रिलक्टेंस का मतलब ये होता है कोई एक बढ़िया सी जगह ढूंढे उस पर, यहाँ पे समझाते हैं। देखो एक्चुअल में ऐसा देखा गया कि जब बोरॉन को उठाया गया, ठीक है, तो बोरॉन का टर्मिनल नंबर कितना था? 5। आपने इसे क्या लिखा? 2,3 लिखा, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? NH2NP1, यही तो लिखोगे। तो इसका मतलब अगर आप बोरॉन का न्यूक्लियस ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये मान लो s ऑर्बिटल है, ये मान लो आपके पास p ऑर्बिटल या p सब शेल है। s में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। p में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना। बोरॉन क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देगा और B+3 बनाएगा। हम तो पहले तो एक चीज बना दें, कभी भी बोरॉन +3 में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना। कभी भी बोरॉन +3 में इंडिविजुअली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोरॉन हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने BCl3 ले लिया, तो BCl3 में देखो एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर,
इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा, क्लोरीन एक खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो बोरॉन कंपाउंड में जब होगा तब तो वो +3 शो करेगा, कभी भी बोरॉन इंडिविजुअली +3 स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। रीजन क्या है, क्योंकि भैया अपने ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट है, और अगर तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ध्यान रखना, बोरॉन कभी भी +3 में इंडिविजुअली नहीं रहता। ध्यान रखना, हम ये नहीं बोल रहे रहता ही नहीं है, हम बोल रहे इंडिविजुअली कभी नहीं रहता है। अगर तुम कंपाउंड की बात करो तो यहाँ पे बोरॉन +3 में रहेगा, बट इंडिविजुअली कभी नहीं रहेगा। जैसे एल्युमिनियम है, वो +3 में एग्जिस्ट कर जाएगा, बट तुम्हारा बोरॉन नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो समझो, तो बोरॉन क्या करेगा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल के +3 में जाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि देखो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 किसका है, हीलियम का है ना, तो हीलियम का उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, इसका मतलब उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब बेटा इसी में तुम ग्रुप में नीचे आता हो, तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंडियम से थैलियम की तरफ आते हैं, यहाँ पे 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, ये बात आपको पता है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट आए तो एफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आप इंडियम का बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप इंडियम का बनाओगे, तो क्योंकि ये भी 13 ग्रुप में ही है, तो इसका भी NH2 और NP1 ही होगा कि नहीं होगा बताओ। लेकिन जब आप इसका न्यूक्लियस ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये s ऑर्बिटल और ये मान लो p ऑर्बिटल, p सबशेल, इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में f ऑर्बिटल आ जाता है। और बेटा f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो बहुत बेकार होती है। अब शील्डिंग से तुम्हें क्या, तुम्हें अगर याद हो, अगर हमने तुम्हें p ब्लॉक पढ़ाया हो, तो हमने तुम्हें कहानी जरूर सुनाई होगी कटप्पा वाली। जैसे मान लो उसकी बाहुबली की मम्मी का क्या नाम था, देवसेना नाम था क्या, नहीं देवसेना नहीं, क्या नाम था यार, शिवगामी देवी। तो मान लो शिवगामी देवी जी खड़ी हुई है, ठीक है, और हम लोग उससे हैं, सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट से, तो हमें इन्हें प्रोटेक्शन देनी, तो हम क्या करेंगे, 3 बेटा बॉडीगार्ड हमने ऐसे खड़े कर दिए, एक इधर और एक बॉडीगार्ड हमने ऐसे यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो इन्हें देखो 3 तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हो। अगर इस पे अटैक कोई करेगा तो बेटा एक ही डायरेक्शन से कर सकता है, और क्योंकि शिवगामी देवी राजकुमारी, तो खुद भी अपने आप को डिफेंड कर लेगी। और दूसरा भल्लाल देव का पापा है ना, उससे हमें भी कुंदा गए, तो हमने उसे सिक्योरिटी तो दी। हमने क्या करा, हमने तीनों बॉडीगार्ड उसके एक ही डायरेक्शन खड़े कर दिए। तो बेटा ये डायरेक्शन देख रहे हो, इसे कोई इधर से भी टपका सकता है, इधर से भी मार सकता है, इधर से भी मार सकता है। तो बताओ शील्डिंग किसकी अच्छी, शिवगामी की या भल्लाल देव की पापा की? शिवगामी। समझ गए, मतलब शील्डिंग का मतलब समझाया क्या हुआ, शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, शील्डिंग टेंडेंसी ज्यादा है शिवगामी देवी की। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली बेटा ऐसा देखा गया कि जो तुम्हारी शील्डिंग पावर है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे बेकार किसकी होती है, एफ की। यानी कि डी और एफ क्या होते हैं, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, और सबसे बेकार कौन कराता है, एफ। तो न्यूक्लियर, अब देखो कलर चेंज करते हैं, देखो अब बेटा एक चीज समझो, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी में, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ, एस में। देखो जैसे इसमें था ना, 2 इलेक्ट्रॉन एस में थे, 1 इलेक्ट्रॉन पी में था, एफ वाले से बात ही मतलब ही नहीं है। अब क्योंकि न्यूक्लियस को बेटा ये बात पता है कि जो एफ है वो बेकार है, एकदम नल्ला है, मतलब एफ जो है वो न्यूक्लियस की बिल्कुल भी, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस करेगा क्या कि इन वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा निकल गया बाहर, तो एफ तो बेटा पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता, तो एफ तो न्यूक्लियस को बचा नहीं पाएगा। इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को बचाए रखने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है कि भैया तुम तो हमें बचाओ। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल ही नहीं पाते, जबकि तुम्हारे बोरॉन में ये तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जा रहे थे। वेयर जैसे आप इंडियम की तरफ आओगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे न्यूक्लियस से बाहर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कितना निकल पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इंडियम बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी चीज को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रुक गए, न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन को जिन्हें रोक लिया, उसी को बोलते हैं रिलक्टेंस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी चीज को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो बेटा क्लियर है सबको इनर्ट पेयर इफेक्ट? यस सर। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको लगे, जैसे आज तो अपनी क्लास अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, आपको अगर लगे कि आपको चैप्टर पूरा करना चाहिए, तो हम आपको 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे 100%। ठीक है, यस सर। तो अगर आपको लगे कि आज आज तो देखो पूरा नहीं हो पाए, हम क्यों झूठ बोले, ठीक है, तो तुम लोग एक बार अपने कोऑर्डिनेटर वगैरह से कह देना, तो हमारी एक क्लास अगर और लग जाएगी, एक मिनिमम, और चाहो तो 2 लगवा लो। तो उसमें ये होगा कि एक क्लास में हम क्या करेंगे, रिवाइज करा देंगे, दूसरी क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर तुम लोग चाहना तो एक क्लास लगवा लेना, उससे क्या होगा कि हम तुम्हारा पूरा पे ब्लॉक करा देंगे विद क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हम तुम्हें ऐसे ऐसे करा देंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन लगवाएंगे ना, तो तुम्हारे कई सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लग जाएंगे। तो तुम लोग अगर लगे तुम्हें क्या करना चाहिए तो करवा लेना। ठीक है, चलो यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, आपको पी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 चीजें याद रखनी, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। होता क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और होता क्या, ये होता लिखा हुआ है। तो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम है, बस सिर्फ फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा। क्यों आएगा वो भी मैंने बता दिया, उसे आप याद कर लेना, नोट्स आपकी ड्राइव में अपलोड है, वहां से चुरा लेना। अगर कहां से चुराओगे, देखो 12th जेई वाला
क्योंकि 12th आप वाले में तो पढ़ाते नहीं, 12th जेई पास आउट में हमने पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर, उसमें सेम यही नोट्स पूरे अपलोड है, आप चाहना तो वहां से इन्हें उठा लेना, ठीक है। चलो फिलहाल तो अब आ जाओ इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, वही देखो लिखा हुआ पढ़ा चुके हम आपको, इट इज द रिलक्टेंस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल टू पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, ठीक है, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन अपने घर में सबसे छोटा है तो कुछ उपद्रवी नेचर शो करेगा, उसी को बोलते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि तुम कैसे हम लोग घर में बड़े हो क्या, सब छोटे हो गए, मतलब वो बड़े भी हो सकते हो, तो कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे पहली बात तो ये है कि भैया इसका आउटर मोस्ट शेल है हाफ फिल्ड, और जब आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड होगा तो ये कैसा होगा बेटा, स्टेबल होगा, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है। अब ये स्टेबल है। दूसरी बात, जितने भी तुम्हारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है वो सब टेट्रा एटॉमिक सॉलिड है, जबकि आपका जो N2 है वो एक डायटोमिक गैस है, ये तो बात सबको पता है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या कह रहा है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन कितनी होती है, 941.4 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, पहली चीज, इसीलिए ये इनर्ट है, ये भी समझ लो। दूसरी बात, कैटिनेशन टेंडेंसी, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन। कार्बन की, तभी तो कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो इसकी कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत ही कम है, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो, जब यार ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है, इसका नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ये अपने आप दूसरे नाइट्रोजन जुड़ेगा कैसे, जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखियो। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है कि ये एनॉमलस प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरी बात हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और चौथी बात इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन और एन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो कमजोर है पी और पी के सिंगल बॉन्ड से। कैसे कैसे देखो, अभी हम लोगों ने N4 की बेटा स्ट्रक्चर बनाई थी, तो आपने देखा था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड आया था। अब आपको पता है क्योंकि भैया इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि ये बॉन्ड अपने आप ही टूट जाता है, तभी तो तुम्हारा ये जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि N4 की फॉर्म में। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक है, क्योंकि उसके बाद लोन पेयर है और बहुत पास पास है, तो इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि जो बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। वेयर जो फास्फोरस फास्फोरस का पी है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल है। अरे इतना सिंपल सी बात यार, बताओ तुम खुद ही बताओ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा क्या, करेगा ही नहीं, क्योंकि भैया वो इतने पास पास है, ऊपर से उनमें क्या है, उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का एटम दूर बड़ा होता है तो दूर दूर होते हैं, उन पे भी लोन पेयर है पर वो दूर दूर है, तो वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो Yes. इतनी बात। अब एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो है पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, एक बात बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP3, यही तो होता है। तो जब इसके आउटर मोशन में बेटा पी है, तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी आउटर मोशन में पी होगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग पी पाई तो होगी। क्या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो सकती है क्या, जब डी ऑर्बिटल ही नहीं है यार उसके पास, तो वो डी पाई बॉन्डिंग तो शो ही नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन कौन सी बॉन्डिंग शो करेगा, पी पाई बॉन्डिंग। और क्या लिखा हुआ है, पी पाई मल्टी बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने साथ भी बनाता है, और अदर एटम जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ही बनाता है। कोवैलेंसी तो पता ही है, कोवैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है उसे बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड कोवैलेंसी, ठीक। इसे इरेज भी करते चले, नहीं तो ये ऐसे रहेगा सब। अब बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे बेटा, क्या किसी को पता है एलोट्रोप्स क्या होते हैं, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। हाँ है ना, या फिर कोई भी एलिमेंट जहां पे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी को बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फास्फोरस, तो एलोट्रोप बेटा देखो, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, हम तुम्हें बता दें एक्चुअल में सिर्फ व्हाइट फास्फोरस होता है, ब्लैक और रेड जो होते हैं वो इसी के कंपोनेंट है। जब आप व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हो तभी आपको ब्लैक और रेड मिलते हैं। जब आप 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, 450 डिग्री पे, तो आपको रेड फास्फोरस मिलेगा। जब आप 500 डिग्री सेल्सियस पे किसे हीट करोगे, ब्लैक फास्फोरस को, तो आपको सॉरी अगर आप व्हाइट फास्फोरस को 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो रेड फास्फोरस मिलेगा, 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। तो ध्यान रखना, ब्लैक और रेड अलग अलग नहीं है, वो कंपोनेंट है किसके, ब्लैक उसके व्हाइट फास्फोरस के, ठीक है। बाकी और भी होते हैं, देखो लिखा हुआ है स्कैल्टेड होते हैं, वॉयलेट होता है, बट अपने को ये सब पढ़ना नहीं, ठीक है, हम लोग को स्टार्टिंग में तीन ही देखने। कैसे बनाएंगे बेटा, देखो कैसे बनाएंगे, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, हमारी बोन्स में और हमारे दांतों में, ठीक है। कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन SiO2 से कराते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बनता है, एक स्लैग बन जाता है, स्लैग, ठीक है, CaSiO3 बन जाता है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाता है बेटा, साथ में बनता है P4O10 बनता है। P4O10 को जैसे ही आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P4 मिल जाएगा, लेकिन P4 आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा बेटा, ठीक है। और हमने भी क्या पढ़ा है कि P4 क्या होता है, टेट्राएटॉमिक सॉलिड होता है, ठीक है। और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी।
तो जब आप इस वाले P4 को बेटा कूल करोगे तो आपको P4 मिलेगा एज अ व्हाइट वैक्सी सॉलिड, एज अ व्हाइट वैक्सी सॉलिड। और इसी P4 को अगर आपने 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा तो आपको मिलेगा रेड फास्फोरस, और अगर आपने 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो आपको मिलेगा ब्लैक फास्फोरस। मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो, सब लोग इधर देखो कैमरे में। स्टार्टिंग में क्या हमने किया, हमने कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट लिया। क्या फॉर्मूला था कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट का, बताओ? CaFO ऐसा ही CaSiO3 कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट बेटा, SiO3 क्यों बोल रहे हो? CA3PO4 CA3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सब लोग, मेरी तरफ देखो, अभी तुम्हें याद करा दूं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन आप कराओगे SiO2 से। कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन किससे कराएंगे? SiO2 से। बनेगा क्या? बनेगा CaSiO3 स्लैग प्लस साथ में क्या बन जाएगा? P4O10 बन जाएगा। अब जब आप P4O10 को हीट करोगे तो आपको P4 मिल जाएगा, लेकिन वो गैसेस फॉर्म में होगा। उसे जब आप कूल करोगे तो आपको P4 मिलेगा एज अ व्हाइट वैक्सी सॉलिड। और जब आप व्हाइट वैक्सी सॉलिड को आप 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपको रेड फास्फोरस, और 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपको ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस क्या सर। तुम लोग अभी के अभी अपनी कॉपी पे रिएक्शन लिख सकते हो बिना देखे? यस सर। एक बार लिख के दिखाओ, और जिससे नाम लेके पूछेंगे वो बोलेगा। एक बार लिख के दिखाओ, एक बार फिर से तुम लोगों को एक बार बोल रहे हैं। सबसे पहले कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन CA3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन आपको SiO2 से करानी है। बनेगा क्या? स्लैग बनेगा। स्लैग क्या होता है? CA क्या बनता था यार? CA2SI क्या बनता था यार? CaSiO3 बनता था ना? CaSiO3 बनता था, हाँ ठीक है। तो CaSiO3 बनेगा और आपका P4O10 बनेगा। जब आप P4O10 मॉलिक्यूल को वापस से क्या करोगे? हीट करोगे तो आपको P4 मिल जाएगा गैसेस फॉर्म में। और अब जब आप उस गैसेस फॉर्म को कूल करोगे तो आपको P4 मिलेगा एज अ व्हाइट वैक्सी सॉलिड। व्हाइट वैक्सी सॉलिड को आप 450 डिग्री पे करोगे तो रेड फास्फोरस, 500 डिग्री पे करोगे तो ब्लैक फास्फोरस। सब लोग लिख के दिखाओ जल्दी से फटाफट, और जिसका नाम लेके बोलेंगे वही बोलेगा। ठीक है? हम्म। अब नहीं, माइक बंद है उसका। साहित्य बेटा, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। बताएंगे आप बेटा? रिएक्शन लिखी आपने? यस सर। बोलिए। सर CaPO4 ट्वाइस को सर SiO2 से रिएक्ट कराएंगे तो स्लैग बनेगा CaSiO3 प्लस P4O10। P4O10 को जब हम हीट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास P4 आएगा। उसको कूल करने के बाद हमारे पास, उसके बाद जब हम उसको 450 डिग्री पे करेंगे तो रेड फास्फोरस मिलेगा, और जब उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो बिल्कुल सही, ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, बिल्कुल सही। रुचि बेटा आपने लिखा? पलक? चलो बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, चलो कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने लिखा है रेज हैंड कर लो बेटा एक बार। ध्रुव बताइए, महक, साहित्य बताइए, ध्रुव बताइए आप। सर CA3PO4 ट्वाइस को सर SiO2 से रिएक्ट करेंगे सर, फिर CaSiO3 सर स्लैग बनेगा उसको, और P4O10 बनेगा सर। उसको हीट करने के बाद सर व्हाइट वैक्स व्हाइट फास्फोरस मिलेगा P4 सर, फिर उसको नहीं बेटा, 450 नहीं डिग्री। नहीं नहीं, जब आप P4O10 को हीट करोगे तो आपको P4 मिलेगा गैसेस फॉर्म में। उसे जब आप कूल करोगे तो आपको P4 मिलेगा व्हाइट वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में। आगे? तो जब उस सर व्हाइट को 450 डिग्री पर हीट करेंगे तो रेड मिलेगा, और 500 पर ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल सही। कलिका का भी हो गया। चलिए ठीक है, बाकी सबने आई होप लिख ही लिया होगा। ठीक है, जो सबसे एक एक करके पूछ भी नहीं पाएंगे बेटा क्योंकि इतना हमारे पास टाइम है नहीं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम एक क्लास अगर आपके साथ और लग जाए तो हम इसे पूरे को फिनिश ही कर देंगे। ठीक है, चलो। तो आपको समझ में आ गया कि आपको व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस कैसे बनाना है। ये पूरी रिएक्शन है, चाहो तो नोट कर लें। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस और सल्फर के कुछ कंपाउंड, जैसे P4S3 हो गया, P4S10 हो गया, P4S5 हो गया। आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा? पूछा आपसे इसमें ये जाएगा बेटा कि आपको कहेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास P4S10 है। ठीक है, कहेगा बताओ इसके अंदर कितने P डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है, कितने PsP बॉन्ड प्रेजेंट है, और कितने डायरेक्टली P और P बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपसे इन स्ट्रक्चर से हर बार पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? P4S3 की स्ट्रक्चर देखो, P4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? यही तो होती है P4 की स्ट्रक्चर, बताओ। P4 की स्ट्रक्चर यही होती है। अब आप बोलोगे कि P4 सर टेट्राएटॉमिक क्यों बना रहा है? इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता? इसमें भी एंगल स्ट्रेन होता है। देखो, अगर आप यहाँ पे फास्फोरस का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो निकल जाएगा sp3, और sp3 का बेटा बॉन्ड एंगल होता कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है कि नहीं होता, बताओ? यस सर।
बट Yes. एक्चुअल में इस रिंग के अंदर फास्फोरस का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इसका मतलब इसमें एंगल स्ट्रेन हुआ है, तभी तो 109 से कहां घट के आ गया, 60 डिग्री पे आया कि नहीं आया। लेकिन बात ये है कि ये एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं होता है कि ये मॉलिक्यूल टूट जाए, समझे। तो ये मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये P4 की स्ट्रक्चर होती है। तो P4 की स्ट्रक्चर में क्या करो, जो भी सल्फर है उन्हें ऐड करते जाओ। तो हमने क्या करा, हमने ये करा बेटा कि पहले P4 के मॉलिक्यूल बना लिया। अब 3 सल्फर क्योंकि यहाँ पे लगाने थे, 3 सल्फर, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में। अब बताओ इसके अंदर बेटा, बताओ इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर बताओ P डबल बॉन्ड S कितने हैं, P बॉन्ड कितने हैं, और बताओ P और P के बीच में सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट कहां पे, कितने बॉन्ड है P डबल बॉन्ड S, क्या P डबल बॉन्ड S इसके अंदर है? नो सर, 0 नहीं, तो 0 हो गया। PsP बॉन्ड कैलकुलेट करके बताओ कितने बेटा? P Sir, 3. और P के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड कितने बेटा बताइए? 5 Sir, 2. बेटा देखो, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, दूसरा एक ये बन गया, तीसरा। क्या और कोई डायरेक्ट बॉन्ड P और P के बीच में नहीं है? तो 3 ही है इसके बीच में, P और P के बॉन्ड, ठीक है। तो यही बस आपसे इसमें पूछा जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक। ऐसे ही आप क्या करो, P4S5 का देखो। P4S5 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे कह रहा है 5 S को लगा दो, तो एक इनके बीच में लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। इसके अंदर बताओ भैया, क्या P डबल बॉन्ड S एक भी प्रेजेंट है? नहीं है। PsP बॉन्ड बताइए कितने हैं, और आप बताओ P और P के बीच में क्या कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको? Sir, P डबल बॉन्ड S को PsP बॉन्ड कितने बेटा? 5. 4 नहीं बेटा, 5 बेटा। देखो, एक ये, दूसरा ये वाला, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, 3 2, और एक ये 3, और एक ये 4, और एक ये 5, ठीक है। तो PsP बॉन्ड है 5। P और P के बीच में सिंगल बॉन्ड कोई है क्या Sir. बेटा? है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला है नहीं डायरेक्ट, Yes. ठीक है। Yes, sir. देखो ना, ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब P और P के बीच में एक बॉन्ड है। ऐसे ही इसमें बता दो बेटा, बताओ अब इसमें देख के अपने आप बताओ, P डबल बॉन्ड S कितने हैं, PsP बॉन्ड कितने हैं, और P सिंगल बॉन्ड P कितने हैं, जल्दी बताइए। P डबल बॉन्ड S कितने हैं बेटा? 4. 4। PsP बॉन्ड कितने कैलकुलेट करके बताओ Sir, 10. बेटा? 6 है, देखो ना, 1 2 3 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6। PsP बॉन्ड है 6, और P और P के बीच में डायरेक्ट कोई बॉन्ड है क्या, देखना। No, sir. नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 0, समझ गए। तो आपको फास्फोरस और सल्फर के ये 3 कंपाउंड पढ़ने हैं, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब अपने पास ड्रॉ कर लेना, चाहो तो वहां से रिवाइज कर लेना, गूगल ड्राइव से निकाल के, ठीक है। इसे हटा दें जल्दी से। बेटा तुम लोग की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई? 10 से स्टार्ट हुई थी ना? Yes, sir. 10 से 11:15 क्लास होती है आपकी। यस चलो ठीक है, अभी टाइम है, ठीक है। तो बस एक नीचे ब्लैंक है, तो चलो दूसरे वाले पे आ जाते हैं। एक हम लोगों ने अध्याय अपना खत्म कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे। अरे भैया कहाँ चला गया? सेकेंड कौन सा है, ये वाला। ये थोड़ा जल्दी से देखेंगे, ठीक है। और अगर हम बहुत तेज बोले तो मुझे बोल देना कि सर आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो, तो हम धीमा कर देंगे, ठीक है। चलो बेटा देखो, बस इतना ठीक है। दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. अब अगर हम व्हाइट फास्फोरस की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये व्हाइट फास्फोरस की स्ट्रक्चर होती है, पहली बार आपको बता चुके थे। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? स्टीरिक नंबर से। स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, और लोन पेयर कितना बेटा फास्फोरस के पास? 1। तो 3 और 1 कितना आ गया? 4। अगर स्टीरिक नंबर 4 आता है तो क्या होता है? sp3। अगर 3 आएगा तो कितना हो जाएगा? sp2। और अगर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा? sp हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। Yes, sir. तो हमें हाइब्रिडेशन निकालना तो आता ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉन्डिंग पढ़ चुके। अगर किसी बच्चे को बॉन्डिंग नहीं आती तो बेटा बॉन्डिंग छोड़ना मत, बहुत ज्यादा नंबर की बॉन्डिंग आती है, पहले बता रहा है, ठीक है। चलो, तो इसका हाइब्रिडेशन निकाला हमने, तो निकल कितना आया? sp3। अब हमें पता है sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, टोटल एंगल कितने हैं इसमें? 12 एंगल है, कितने के? 60 डिग्री के। फेसेस कितने हैं? 4 है। P और P बॉन्ड टोटल कितने हैं? 6 हैं। और नंबर ऑफ रिंग आपको निकालना नहीं आता होगा बेटा। देखो नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिंग को बेटा हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो इधर, अगर आपको नंबर ऑफ रिंग निकालनी है किसी भी क्लोज मॉलिक्यूल में, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग तो वही निकालोगे जो क्लोज मॉलिक्यूल, उसमें आप कैसे निकालोगे? हम बताते हैं क्या करना है। आपको बॉन्ड इरेज करना है तब तक जब तक रिंग पूरी ओपन ना हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या अगर हम ये वाला बॉन्ड इरेज कर दे तो क्या ये पूरा क्यूब ओपन हो गया क्या? अभी तो इसमें कई सारी साइकिल है, अभी ओपन नहीं हुआ। तो अगर हम क्या करें, एक याला हटा दिया, अगर हम एक बॉन्ड याला हटा दें, क्या अब ओपन हुआ? अभी भी देखो एक रिंग आपको इधर दिख रही होगी, एक पीछे रिंग दिख रही हो, अभी भी नहीं हुआ। अगर हम एक याला हटा दें तो अभी भी इसके अंदर एक रिंग अभी भी दिख रही है कि नहीं? साइड वाली देखो,
Yes, तो sir. इसे भी हटा दें। क्या अब ये स्ट्रक्चर ओपन है? बिल्कुल, अब ये स्ट्रक्चर ओपन हो चुकी है, यानी कि आपको इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ओपन करने में कितने बॉन्ड हटाने पड़े? 4। तो इसका जो डी होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो कितना निकल के आ गया? 4। इसी को हम लोग नंबर ऑफ रिंग बोलते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ रिंग कितनी निकल के आ गई? क्यूब के लिए 4। ऐसे ही आप क्या करो, P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे बताओ कि जल्दी से बताओ कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, बताओ। इस स्ट्रक्चर को तब तक ओपन करो, बॉन्ड को तब तक इरेज करो जब तक स्ट्रक्चर ओपन ना हो जाए पूरी तरीके से। अपनी कॉपी में ड्रॉ बताइए कितना आ रहा है बेटा? 3 करेंगे तो हो जाएगा। 3 करेंगे तो हो जाएगा। देखो बिल्कुल लड़का सही बता रहा है, ठीक है? 3 करेंगे तो हो जाएगा। देखो बेटा, अगर हम क्या करें, एक बॉन्ड ये हटा दें, क्या स्ट्रक्चर ओपन है? नहीं है। दूसरा ये हटा दें, स्ट्रक्चर ओपन नहीं है। तीसरा ये हटा दो, अब तो स्ट्रक्चर ओपन हो गए। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 बॉन्ड हटाने पड़ेंगे, इसीलिए इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग कितनी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है, ठीक है? समझ गए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे? यस Yes, सर। sir. ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलेगा या फिर नंबर ऑफ रिंग बोलेगा, इसी को बेटा डीयू बोलते हैं, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है? चलो, फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि भैया नॉर्मल sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे p4 में जो इसका p4 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, बट यहाँ पे एंगल कितना 60 डिग्री, क्योंकि एंगल का स्ट्रेन होता है, पता ही है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट थ्योरी वाली लिखी हुई है, क्या कि भैया जो p4 है वो सॉल्युबल होता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, एंड इट इज ओनली p4 फॉर्म व्हिच रिएक्ट विद एल्कली। एल्कली का मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, कोई बताएगा? सर जो दोनों एसिड दोनों दोनों नहीं। और हाँ, ये भी कह सकते हो एसिड बेस। और दूसरी बात ये भी है, अगर सिंगल किसी कंपाउंड का, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी कंपाउंड का अगर रिडक्शन हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो, अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या इतना क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ठीक है। चलो, तो उसके बाद आता है अपने पास, ये तो एक रिएक्शन लिखी हुई P4 की रिएक्शन है, बेस से कराओगे तो फॉस्फीन बन जाएगा, ठीक है? बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड हटाओ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है, देखो वैसे तो सॉल्व ही है क्वेश्चन, बट ठीक है समझा देते हैं एक बार। कह रहा है कि बताओ भैया K1 K2 K3 K4 में से रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा वो होगा जो रिएक्शन सबसे तेज हो जाए। देखो बताओ, जब NH3 की रिएक्शन आप HI से कराओगे तो आपको पता है कि HI का बॉन्ड बहुत बड़ा है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जब ये जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो NH4 ये जो आप तुम्हारा ये पूरा मॉलिक्यूल इसे क्या करेगा? इससे रिएक्शन करेगा, जाके आयोडीन से जुड़ जाएगा। तो जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक कौन सा होगा? HF वाला बॉन्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो यहीं पे। अगर बेटा मैं लिख दूं F2 Cl2 Br2 और I2, इसमें बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर F2 F2 की। मतलब F2 का बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे, आप ये बोल रहे हो? यस सर। गलत। देखो इधर, देखो ऑर्डर ये होगा, I2 का सबसे कम होगा, फिर F2 का आ जाएगा, फिर आ जाएगा Br2 का, और फिर आ जाएगा Cl2 का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 की सबसे ज्यादा होगी। अब कहोगे सर ये क्या नई थ्योरी पढ़ा दी? देखो इधर देखो, फ्लोरीन एक तो बेटा छोटा एटम है बहुत ही ज्यादा, दूसरा उसके बाद भैया 3 लोन पेयर है। तो एक बात तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, जब HF की बात कर रहे थे तब एक अलग बात थी, इस पे हार्डली पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग था। लेकिन जब आपने F2 की बात करी तो तुम खुद सोचो, जब एक बहुत छोटा एटम है और इतना पास पास है तो उसके इतने सारे ऊपर से लोन पेयर, तो इनमें रिपल्सन बहुत तगड़ा नहीं होगा, इनमें इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि ये बॉन्ड अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। समझे? ध्यान रखना, F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो ब्रोमीन से भी कम होती है यार। फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि F2 बेटा बहुत छोटा आपका एलिमेंट है, फ्लोरीन जो है साइज में बहुत छोटा है, तो इसके बीच में बॉन्ड भी बहुत छोटा सा बनेगा, और उसके बाद एक फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है। तो बताओ मुझे, जब इतने पास पास है तो लोन पे रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। तो Yes, sir. बेटा इतना ज्यादा रिपल्सन हो जाता है, इतना ज्यादा रिपल्सन कि ये बॉन्ड अपने आप ही ब्रेक हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। अब तुमको फिर I2 क्यों? आयोडीन का बेटा बॉन्ड बहुत बड़ा है, तो ये तो सबसे पहले टूट जाता है, तो आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो सबसे कम हो गई। उसके बाद में कौन टूट रहा है? फ्लोरीन टूट रहा है। उसके बाद में ब्रोमीन टूटेगा, और सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी? क्लोरीन की। तो ये बात बेटा याद रखियो, ठीक है? पी ब्लॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पे। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. हाँ, बस वही है कि माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि यार ये तो मतलब याद करना पड़ रहा है, ठीक है? याद नहीं करना पड़ रहा, जस्ट वैसे तो एक्सेप्शन लिख के भी छोड़ा जा सकता है, बट अगर उसे समझा दो तो कुछ एक्सेप्शन चीज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें HF की, HCl की, HBr की और HI की, तो आपको पता है बॉन्ड जितना बड़ा जल्दी ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ये छोटा बॉन्ड है तो इसलिए आसानी से नहीं ब्रेक होगा। तो अगर इसमें आप रेट कांस्टेंट की बात करो तो रेट कांस्टेंट का मतलब जो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो K4 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी कि नहीं, बताओ? यस सर।
Yes, sir. K3 K2 ये ठीक है। एक और बेटा इसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे NH3 के लिए। एक बार बताओ, अगर कह रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो तुम तब यूज करोगे जब NH3 के अंदर वाटर हो। इसका मतलब NH3 कैसा होगा, एक्वस NH3 होगा। NH3 के अंदर कुछ ना कुछ हाइड्रेटेड अमाउंट होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब डिहाइड्रेटिंग का मतलब जो पानी निकाल दे। तो पानी तो तब निकालेगा जब NH3 के अंदर पानी होगा। इसका मतलब NH3 कैसा है, एक्वस NH3 है। तुम्हें कौन कौन सा दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, P2O5 दे रखा है, COH का होल दे रखा है। तो बेटा एक बार आपको NH3 की रिएक्शन करानी है H2SO4 से, एक बार NH3 की रिएक्शन करानी है P2O5 से, एक बार NH3 की रिएक्शन करानी है COH का होल से। तो मुझे एक बार बताओ, NH3 क्या है, बेस, H2SO4 क्या है, एसिड, NH3 क्या है, बेस, P2O5 क्या है, एसिड। मुझे बताओ एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेज नहीं होती है। यस सर। Yes, सबसे sir. तेज रिएक्शन अगर कोई होती है तो एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। तो एक बार बताओ, तो ये तो तुरंत इससे बेटा H2SO4 तो तुरंत NH3 से रिएक्ट कर जाएगा। तो जब NH3 से रिएक्ट करते हैं तो वाटर से मतलब ही नहीं। ऐसे ही P4 ये P2O5, लेकिन NH3 क्या है, बेस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस। दो बेस आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं। तो जब ये NH3 से रिएक्ट नहीं करेगा तो इसके वाटर से तो रिएक्ट करेगा, उसमें वाटर क्या करेगा, सोख लेगा। तो ध्यान रखना COH का होल ट्वाइस जो है वो क्या करेगा, आसानी से NH3 के वाटर मॉलिक्यूल को सोख लेगा। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तुम्हारे आया हुआ एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप एक टॉपिक पढ़ते हो बेटा, हाइड्राजीन। ठीक है, तो हाइड्राजीन होता क्या है। पहली बात तो इसे हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, यूज होते हैं। बनाते कैसे हैं, अगर आप सोडियम ऑक्सीक्लोराइड NaOCl, इसे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर सोडियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन आप जब अमोनिया से कराते हो तो NaCl बनता है और N2H4 बनता है। N2H4 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं, और H2 अलग निकल जाता है। ठीक है, अब क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन्हें हम रोटेट कर करके कई सारे कन्फॉर्मर्स बना सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखूं जिसमें लिख दूं प्लेटिनम, और मैं इधर लिख दूं NH3 इधर, और एक NH3 लिख दें इधर बेटा, एक Cl लिख दूं इधर और एक Cl लिख दूं इधर। ऐसे दूसरा मैं क्या करूं बेटा, लिख दूं Pt और एक NH3 लिख दें इधर, और एक NH3 लिख दें बेटा इधर, और एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, Pt NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। दोनों का यही तो फॉर्मूला है। बताओ, इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूला भी यही। दोनों फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें बेटा क्या है, NH3 एक साइड लगा, इसमें NH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड लगा। इतना ही तो डिफरेंस है, बताइए। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों कंपाउंड में अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या कोई डिफरेंस आएगा। अगर हम NH3 को एक साइड लगा दें या उसे अपोजिट साइड, क्यों, क्या फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल पे, स्टेबिलिटी में फर्क पड़ जाएगा। नहीं, और कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। अगर हम NH3 को एक साइड, इसमें क्या हमने NH3 को दोनों को एक साइड रख दिया, इसमें NH3 को एक दूसरे के अपोजिट रख दिया, तो क्या इससे कोई नेचर में फर्क पड़ेगा, बताओ। नो चलेगा, सर। अभी तो 27 लोग हैं, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बेटा इतना बता दो, पड़ेगा। इससे कोई डिफरेंस, इससे कोई मतलब है कुछ भी यार। देखो NH3 एक साइड रख दिया, एक बार में NH3 अपोजिट, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम ही है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल पे बेटा, नहीं बोल रहे हो यार। नो सर। बेटा फर्क पता कितना पड़ेगा, इसे बोलते हैं सिस्प्लेटिन, इसे बोलते हैं सिस्प्लेटिन, और इसे बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन। और हम तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर की दवाई है, दवाई सिस्प्लेटिन, और जो ट्रांसप्लेटिन है वो कैंसर का कॉज है। आई बस। तो अगर आप स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो उससे उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है बेटा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखो, तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ गया कि जो सिस्प्लेटिन है वो कैंसर की दवाई है और जो ट्रांसप्लेटिन है वो कैंसर का कॉज है। और हमने करा क्या, हमने बस एक बार NH3 को एक साथ रख दिया, एक बार NH3 को एक दूसरे का अपोजिट रख दिया। हम तुम्हें ये बात इसलिए समझाना चाह रहे थे बेटा कि जो ये कन्फॉर्मर्स हम बना रहे हैं तो हम तुमसे ये पूछना चाह रहे थे कि अगर हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को रोटेट करें तो क्या उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फर्क, पड़ेगा सर। पड़ेगा। यस सर। तो कन्फॉर्मर्स बनाए जाते हैं, आपने जो वो पढ़ रखे हैं आइसोमर्स, आइसोमर क्यों पढ़ रखे हैं, इसीलिए तो पढ़ रखे हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उससे क्या खाली बनाने में फर्क पड़ रहा है। अगर आप चीजों को डेली लाइफ से जोड़ के देखो तो आपको पता चलेगा साइंस का क्या लेवल है, साइंस किस हद तक आपके काम आती है। तो अगर हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड को ऐसे रोटेट करते रहे तो रोटेट करने से इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, इसीलिए तो हम रोटेट कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं क्या पता। जैसे देखो हमने क्या करा, हमारे पास Pt NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 था, तो हमने क्या करा, हमने रोटेट करके देखा। तो हमने जब उसे सिस पे रखा तो हमें पता चला भैया कैंसर की दवाई बन गई। समझो तो कितनी बड़ी एकदम डिस्कवरी हो गई। और जब ट्रांस कर रहे थे तो हमें पता चला इसी से तो हो रहा है। तो समझो इसीलिए तो कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स आप पढ़ाए जा रहे हैं आपको कि हम लोग उन्हें रोटेट कर करके देखें कि उनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है। ऐसे ही जो हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल है ये है,
N कितने हैं 2, H कितने हैं 4, N2H4, ठीक है। तो N2H4 के बीच में जो बॉन्ड है कैसा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो ऐसे करके। रोटेट करोगे तो आपके मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। अब जब ओरिएंटेशन उनका चेंज होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप चेंज करते हो तो आपने पढ़ रखा होगा 11th में न्यूमैन प्रोजेक्शन, और आपने पढ़ा होगा फिशर प्रोजेक्शन, और आपने क्या पढ़ा, साहॉस प्रोजेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ। यस सर। न्यूमैन में क्या करते थे, एक देखो जैसे एथेन मॉलिक्यूल है CH2 और सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हम लोग क्या करते थे, इसे पहला कार्बन इसे दूसरा कार्बन। न्यूमैन ने क्या बोला कि पहले वाले कार्बन को ऐसे डॉट से दिखाएंगे और दूसरे वाले कार्बन को ऐसे हम लोग सर्कल से दिखाएंगे। तो पहले वाले जो कार्बन डॉट है उसमें क्या करो, 3 हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे 1 2 और ऐसा 1 3, और पीछे वाले में 3 लगा दो, 1 2 3। तो ये भी एथेन है, ये भी एथेन है, तो उन्होंने एथेन मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से दिखाया। तो वही न्यूमैन का प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, बस इतना बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो होगा बेटा ये कि जब आप यहाँ पे देखो, इस आगे वाला ये डॉट क्या बता रहा है, पहला कार्बन, ये पहला नाइट्रोजन ये वाला, और जो पीछे सर्कल दिख रहा है वो क्या बता रहा है, दूसरा नाइट्रोजन। अब एक नाइट्रोजन से क्या क्या जुड़ा, जरा देखना बेटा, एक नाइट्रोजन से क्या क्या चीज जुड़ी है। एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, एक लोन पेयर जुड़ा है। तो आगे वाले कार्बन से, आगे वाले नाइट्रोजन से हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक लोन पेयर जोड़ दिया, ठीक है। दूसरे पीछे वाले से भी क्या करा, 2 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर। तो अब अगर हमने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रखा कि दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हुए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में, इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, एंटी बोलोगे। अगर ये क्या हुए, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हुए, जैसे ये लोन पेयर इसके सामने ये वाला लोन पेयर, इस फॉर्म को बेटा इक्लिप्स बोला जाएगा। और अगर ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे के 95 डिग्री एंगल पे हुए, इसे हम लोग बोलते हैं गोचे फॉर्म। और हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुमसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन में कौन से वाले आइसोमर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आंसर अपना क्या है कि जो गोचे फॉर्म है सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर एंटी से, और सबसे कम कौन सा होगी, इक्लिप्स फॉर्म। तो क्या लिखा हुआ, गोचे इज मोर स्टेबल देन एंटी, ठीक है। तो बस आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाती है हाइड्रोजन में, और कभी कभार शायद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ पूछे तो पूछते हैं, हाइड्रोजन ठीक। बॉन्डिंग के कारण होता है सर। हाँ बेटा, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है सर, गाउच ज्यादा स्टेबल है ना। एग्जैक्ट बिल्कुल सही, ठीक है। तो गोचे जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एंटी से, और सबसे कम कौन सा होता है, इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो आपको बस एक ट्रेंड याद रखना, बाकी इसमें कुछ इतना डीपली पूछा नहीं जाता है। फिर आता है बेटा इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बाद, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में हमें सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फाजीन, और ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है फॉस्फाजीन। फॉस्फाजीन कैसे बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या फॉस्फाजीन का, अगर P से डबल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है और इससे 2 X जुड़े हुए हैं और इसकी पावर N है, N का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फाजीन बोलते हैं, जहां पे फास्फोरस नाइट्रोजन हो और उससे कुछ X जुड़ा हो। X में क्या क्या हो सकता है बेटा, X में क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है, देखो एक्स में ये चीज हो सकती है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, OMe, PH एक्सेट्रा, ये सब चीजें हम लोग के एक्स में हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो N है, अगर वो N 3 से 7 के बीच में रहा, नंबर अगर 3 से 7 के बीच में रहा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, अगर N की वैल्यू 7 से ज्यादा हो गई तो वो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। तो दो कंपाउंड बेसिकली हमें पढ़ने, देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, NpX2 का होल, सॉरी NpX2 का होल N, ये फॉर्मूला है, देखो ना NP 2X उसका होल N। अब अगर तुम X की यहाँ पे Cl पुट करो, N की जगह पे 3 पुट करो, तो NpCl2 का होल थ्राइड, इसे क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड। और जब 4 कर दोगे तो टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड। इन दोनों की बस आपको स्ट्रक्चर बेटा बनानी है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। आपसे इनसे वही पूछा जाता है कि बताओ इसमें P डबल बॉन्ड N कितने हैं, P डबल बॉन्ड Cl कितने हैं, इस टाइप से बस स्ट्रक्चर से सिर्फ बॉन्डिंग पूछी जाती है, वो आपको आनी चाहिए। देखो NpCl2 का होल थ्राइड करेंगे तो N कितने हैं बेटा 3, P कितने हैं 3, और Cl कितने हो गए 3 दूनी 6। तो पहली बात तो 6 के 6 Cl जो फास्फोरस से लगेंगे, ठीक है, जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे, और 3 नाइट्रोजन 1 2 3, और 3 फास्फोरस 1 2 3, इस तरीके से रखो। और इसे आपको इस तरीके से करना है, जब आप इन्हें बनाओगे तो उसके बाद आप देखोगे नाइट्रोजन बैलेंस नहीं पूरी होगी, तो बैलेंस पूरी करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, अल्टरनेट में। और जब आप ऐसा करोगे तब ये फॉर्म एरोमेटिक रिंग की तरह काम करेगी, ठीक है। तो इसमें आपको बस इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, और स्ट्रक्चर याद करके वही जो अभी हमने पीछे बताया ना कि P डबल बॉन्ड N कितने हैं, वो बस आप वही पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर याद कर लेना, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ, इट इज एरोमेटिक रिंग, बनाते कैसे ध्यान रखना, NH3 की रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो NpCl2 का होल थ्राइड भी बनेगा, और NH3 की रिएक्शन PCl5 से ही कराने पे ये भी बन जाएगा। अब आपको ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पे बेटा ये हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस फॉर्म में ले लेंगे, बस PCl5 को हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक्सेस फॉर्म में लेंगे तो NpCl2 का होल 4 बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और दूसरी बात नीचे वाली स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, एक ही वाली स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बस आपको बेटा खाली याद करनी है, सो दैट आप इनकी बॉन्डिंग बता पाओ कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक। चलो अब उसके बाद आ जाओ, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया 100% बना के, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्या पूछा जाता है कि जो आपका ये
ट्राइफॉस्फोर नाइट्रिलिक क्लोराइड जो है, अगर उसका मोनोफ्लोरिनेशन करा दें, उसका डाइफ्लोरिनेशन करा दें और उसका ट्राइफ्लोरिनेशन करा दें, तो इनके नंबर ऑफ आइसोमर बताओ कितने होंगे। तो हमने उस क्वेश्चन का सीधे यहाँ पे आंसर लिख दिया। हम आपको समझाते इसका मतलब क्या। मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन मोनोफ्लोरिनेशन मतलब एक मॉलिक्यूल F2 से कराओ, तो क्या होगा, एक Cl की जगह एक F आ जाएगा, तो आइसोमर तो एक ही बनेगा, चाहे किसी पे भी लगाओ आइसोमर तो एक ही रहेगा। अगर आप इसका डाइफ्लोरिनेशन मतलब जो मॉलिक्यूल बना इसका फिर से एक बार F2 से रिएक्शन कराओ, तो आप बना के देखना आइसोमर आपके दो बनेंगे। और आप इसका जब ट्राइफ्लोरिनेशन कराओगे तब भी आपके आइसोमर दो ही बनेंगे, ठीक है। चाहो तो आप बना बना के एग्जाम में देखो, और चाहो तो क्योंकि ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो हमने उसे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया 122 का मतलब 1 2 2। मोनोफ्लोरिनेशन कराओगे तो एक आइसोमर बनेगा, ट्राई कराओगे तो दो बनेंगे, तीन कराओगे तो तीन बन जाएगा, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ बेटा, NaCl2 होल थ्राइस जो होता है उसे यूज करते हैं फायर प्रूफ क्लोथ्स में। जो वो नहीं होता है, फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं जो कहीं पे आग लग जाते हैं तो एकदम से बचाने जब जाते हैं, तो वो जो कपड़े पहन के जाते हैं बेटा वो इसी कंपाउंड के बने होते हैं, वो फायर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं, ध्यान रखना उनमें आग नहीं लगती, पकड़ते नहीं, ठीक है। चलो, या फिर स्पेस में लोग जो जाते हैं उनमें भी ये मटेरियल यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी फ्रिक्शन बहुत तगड़ा होता है, धोखे से भी कुछ को गड़बड़ मामला। फिर उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसी को खत्म करेंगे बस। देखो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो आपको पता है N2O भी होता है, NO भी होता है, N2O3 होती है, NO2 होता है, N2O4 N2O5 सारे होते हैं। इनमें से ये दोनों कलरलेस होते हैं, ये वाला ब्लू कलर का होता है, ये दोनों कैसे पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ये वाला N2O5 आयनिक सॉलिड होता है। तो इसमें इतना नहीं, ये चीज देख लो बहुत ध्यान से। अब हम आपको एक समझाते हैं बात, कौन सा ले लें, चलो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास लिखा हुआ है P2O5 और आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो अब आपसे क्या करेगा, ये रिएक्शन दे देगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देगा, या फिर ए लिख देगा, यहाँ पे क्या करेगा, ए लिख देगा, कहेगा कि बताओ ए जो है वो क्या है, और चार ऑप्शन दे देगा आपको, कहेगा बताओ ये H3PO2 है, या फिर H3PO3 है, या फिर ये H3PO4 है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको कैसे पता चलेगा कि P2O5 के हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इनमें से कौन सा फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा, H3PO2 बनेगा, H3PO3 बनेगा कि H3PO4 बनेगा, बता सकता है कोई बेटा? नो सर। देखो तुम्हें बस आज के बाद ये रिएक्शन पता है रट जाएगा, मतलब तुम्हें ये मेथड इतना अच्छे से बता दें तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कोई भी रिएक्शन। देखो कैसे, तुम्हें बस क्या करना है कि जो भी बेटा ऑक्साइड उठाया गया है उसका एनहाइड्रस फॉर्म बताने के लिए तुम्हें यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। जो आप यहाँ पे निकालोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो जब आप x निकालो कितना, +5 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है कि बता दो एक बार? दूसरा आता है। आता है ना। देखो यार कैसे निकालते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल की जब निकालोगे तो देखो दो फास्फोरस है और फास्फोरस की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसे x मान लो, प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज बेटा कितना होता है, -2। ऑक्सीजन है कितने टोटल, 5, और टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं तो इक्वल में रख दो 0। मतलब टोटल मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल कितना आ जाएगा 10, और x इक्वल हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो ये काम तो तुम लोगों को आता ही है ना, हटा देते हैं इस बात, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करोगे बेटा, बहुत सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी जो कि निकल के आएगी 5। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको इधर एग्जाम मतलब उसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें आपको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगी वही उसका आंसर होगा। किसी में भी ट्राई कर लो। देखो यहाँ पे जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 में से 3 क्या कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। Yes, sir. यहाँ पे 4 2 8, 8 में से 3 जाएगा +5, तो ये तो आंसर इसका ऐसे ही हो गया। इसका निकाल के देख लो, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, नहीं नहीं एक सेकंड, 2 2 4 होगा बेटा, ये गलत लिख दिया, ये 2 2 4 होगा ना यहाँ पे, ये क्या करना है, अरे -2 होता है ना ऑक्सीजन का, 2 2 4 और 4 में से 3 क्या +1, यहाँ पे +1 आएगी। यहाँ पे कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 क्या कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लो, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि ये वाला बनेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए क्या है आपका, H3PO4 है, बस बात खत्म। ऐसे आप पता करेंगे, मतलब जो भी आपको रिएक्टेंट में ऑक्साइड दिया है आप क्या करो, उसका एनहाइड्रस फॉर्म पता करने के लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की होगी वही आपके प्रोडक्ट में भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, दैट्स इट। बोलो बात समझ में आई? सभी कंपाउंड्स में Yes, ऐसा ही होगा या फिर फास्फोरस में? बेटा क्या बोलो, सभी कंपाउंड्स में से ऐसा ही होगा जो आपने बताया, या फिर मतलब फास्फोरस के केस में होगा? नहीं जो मैंने बताया बेटा ऐसे आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन कर लो। देखो ये पूरी नीचे टेबल बना रखी है, देखो जैसे आपने P2O5 की रिएक्शन H2 से कराई तो क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। ऐसे आप P2O3 की रिएक्शन जब कराओगे H2 से तो भी आपको 4 ऑप्शन देगा। जब आप P2O3 की कराओगे P2O3 की H2O से तब भी आपको 4 ऑप्शन देगा। क्या बताओ, H3PO2 बन रहा है, या फिर H3PO3 बन रहा है, या फिर H3PO4 बन रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3 निकल के आएगी, तो जिसकी +3 होगी, +3 किसकी होगी, H3PO2 की, तो वही बनेगा, बस समझे।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन याद कर सकते हो, बस आपको एक रिएक्शन याद करनी है। देखो यहाँ पे देखो H2SO4 की निकाल लो, यहाँ पे H2SO4 की जितनी निकल गया 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 होगी, 6 दूनी 12/2 कितना है +6, समझे? ऐसे यहाँ पे निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया कितना बचा बेटा 4, यहाँ पे निकाल लो 4 दूनी 8/2 कितना हो गया 4, समझे? तो जो भी आपके ऑक्सो एसिड है उनका एनहाइड्रस फॉर्म अगर आपको निकलवाया जा रहा है तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, वही प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, दैट्स इट। जैसे HClO4 है 4 दूनी 8 में से +7, तो इधर भी +7 वाला बनेगा, देखो तो 3 दूनी 6, ये गलत लिख दिया नहीं, यहाँ पे गलत दिखा है क्या, 4 दूनी 8 में से +7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है, तो इधर जाके क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, अबे 3 क्यों आ रहा है यार, ये मैंने गलत लिख दिया, ये इधर होगा यार, आई थिंक ये वाला ये है और ये वाला ये है, ये गलत गलत लिख दिया मैंने, उल्टा उल्टा, ठीक है, तो इसे ठीक कर लेना। साहित्य नेक्स्ट टाइम आप भी लेना क्लास, साहित्य यार मैं ट्राई जरूर करूंगा, बट पता बात क्या है, क्लास यार मेरे ऊपर नहीं है। अगर जैसे आपको नीड लग रही है ना कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है या रिवीजन करना है, देखो दो तरीके हैं रिवीजन करने के, या तो आप नोट से कर लो, नोट से आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लोगे, ठीक है, और या तो आप पूरा चैप्टर हम आपको कराएं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चैप्टर रिवीजन करना है तो अपने कोऑर्डिनेटर से आप बोल सकते हो कि हमें इन सर से रिवीजन करना, वो मुझे शेड्यूल दे देंगे, हम कर देंगे। दूसरी चीज तुम लोग एक चीज और बता दें बेटा, अगर तुम में से किसी भी बच्चे को लग रहा है कि मैं भैया से बैठ के 1 to 1 बात कर लेनी चाहिए, कि एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए कि हमने भैया इतने इतने चैप्टर तैयार कर लिए हैं, अब आप बताइए इसमें कौन कौन से और ऐड कर ले, या फिर आपकी प्रिपरेशन ऐसी चाहिए, हम भैया से पूछ लें एक बार कि हाँ हम कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या, तो आप सर से बोलोगे तो आपसे वो मेरी डायरेक्ट 1 to 1 जूम कॉल करा देंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत पूछना है या मेरा कुछ जानना है, अपना कुछ बताना है XYZ, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, बहुत सारी चीजें माइंड में चलती हैं, अगर आपको लगता है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए 100% बैठे हुए हैं। आपको अगर लगे तो बस आपको करना ये है कि अपने जो भी कोऑर्डिनेटर उन्हें आप इन्फॉर्म करो कि सर आप मेरी वाले भैया के साथ, मेरा नाम हिमांशु अग्निहोत्री, लिख लो यहाँ पे, मेरा नाम है हिमांशु अग्निहोत्री, ठीक है। तो आप उन्हें नाम बताना कि सर ये वाले भैया जो है इनसे हमें एक सेशन रखना है 15-20 मिनट का या 10 मिनट का, जो भी है, हमसे हमें ये चीज पूछे, तो आपसे मेरी जूम कॉल करा देंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, मतलब लाइक उसमें पढ़ाएंगे नहीं, उसमें अगर आपको कोई चीज मुझसे पूछनी, अगर आप हमें उस लाइक समझ रहे हो कि हाँ लो भैया से पूछ सकते हैं, तो आप मतलब बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, हम आपको प्रॉपर टाइम दे देंगे। अच्छा दूसरा यहाँ पे बेटा ये देख लो कि ये जो था, ये मेरा नाम है, नाम की रेस कर रहा हूँ, चलो खैर हिमांशु अग्निहोत्री मेरा नाम है, आपको पता ही होगा आई थिंक, या फिर शायद नाम भी पता, क्योंकि हमारी क्लास लगी नहीं आपके साथ। ये उल्टा उल्टा हो गया यार, ये इधर रहेगा, ठीक है, और ये वाला इधर रहेगा, ठीक है, इसे ठीक कर लेना। बाकी ऑक्सो एसिड का अगर आपको एनहाइड्रस फॉर्म पता करना है तो आपको क्या करना है, बस आपको रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, सेम वाले जो होंगे उन्हीं को आप उठा के लिख देना। बस आपको एक रिएक्शन लिखनी है, ये वाली जो आपका NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका जब आप हाइड्रेटेड फॉर्म निकालते हो या फिर इसका जब आप एनहाइड्रस फॉर्म निकालते हो, ध्यान रखना नाइट्रोजन का जब आप निकालोगे तो +4 निकल के आएगा, जबकि ये जो कंपाउंड बनाएगा वो +5 और +3 के बनाता है। समझ में आई बात? सिर्फ नाइट्रोजन आपका NO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल शो करता है, एक करेगा +5 वाला, एक करेगा +3 वाला, जबकि इसकी है कितनी +4। तो सिर्फ एक रिएक्शन याद करनी, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी पड़ती कितना दिक्कत होता, और अगर आपको एक याद करनी बाकी सबके सारी के पास अपने पास ट्रिक है तो दिक्कत ही क्या है। जैसे यहाँ पे देखो H2PO3 है तो निकाल लो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 के +4, ऐसे निकाल लो 3 दूनी 6 और 6 बटे के, अबे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 2 6, अच्छा 6, एक सेकंड सही तो है यार, +2 और +x माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आएगा ना, तो हम P2O3 क्यों नहीं रखा है, P2O3 निकालो जरा, 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, x ये 3 आ रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ है यार, लिख दिया मैंने, सर तो H3PO3 होगा, 3PO3 नहीं होगा, हमें अगर हमने ये वाले भी ऊपर नीचे कर दिए यार, यहाँ पे P2O4 होगा, यहाँ पे 2 होगा यार, नहीं यहाँ पे अगर 2 हो जाएगा 4 तो होगा सर, +4 आ जाएगी, कुछ गड़बड़ है यार, ये वाली टेबल मत नोट करना, इसमें जरा ठीक करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। बस हमने जो तुम्हें बात बताई वो सही है, ठीक है। अगर आपको ऑक्सो एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, और ये 100% भाई हमने भी क्वेश्चन इसी से करे अपने टाइम में, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेझिझक रहो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो हमसे ठीक कर देंगे, अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है। बस ध्यान रखना NO2 वाले का याद रख लेना, NO2 जो है वो वाटर सिलेक्शन करके जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वाला नहीं देता है, उससे एक ज्यादा वाला देगा और उससे एक कम वाला देगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले नोट्स आप चाहना तो वहां से डाउनलोड कर लेना,
और अगर आपको लगता है अभी तो भी आप ऑब्वियसली अब 15 ग्रुप पूरा कंप्लीट हुआ अपना, ठीक है। Yes, sir. तो आप क्या करना, अभी 15 ग्रुप कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 16 बचा, 17 बचा है, 18 बचा है। तो आप एक सेशन अगर चाहना तो रखवा लेना, तो हम आपका जो बचा हुआ पूरा है खत्म करा देंगे। 15 अपना पूरा निपट गया क्योंकि बड़ा भी था, 15 16 बड़े हैं, बाकी 17 और 18 तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. तो बस बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करना क्योंकि टाइम हो गया, अपने ऑफिस पे भी जाना, ठीक है। तो मिलते हैं तुम लोगों से, अगर क्लास रखी तो मिलेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे एग्जाम के बाद मिलेंगे, ठीक है। और मैंने बताया जो ध्यान रखना, अगर आपको कुछ भी डाउट लगे कि हमें एक बार सेशन रखना चाहिए भैया से, तो आपने कोऑर्डिनेटर से बोलना, हम लोग एक बार दो कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। ठीक है भाई।